सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सिर्फ 17 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी का पहला मर्डर कर दिया हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में 11,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हो। एक ऐसा इंसान जिस पर लगभग 100 क्रिमिनल केसेस चल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ कभी भी कोई सबूत ना मिला हो। ये सब सुनने में आपको किसी मूवी का कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर याद आता होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक रियल इंसान के बारे में, और उस रियल इंसान का नाम है अतीक अहमद। कहानी की शुरुआत होती है 1970s में। ये उत्तर प्रदेश है और तब के दौर में आज का प्रयागराज उस वक्त का इलाहाबाद हुआ करता था। यहाँ पर एक बुजुर्ग रहा करते थे जो तांगा चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाला करते थे। उनका एक बेटा भी था और ये उस वक्त 8वीं क्लास में हुआ करता था। ये दौर था बदलाव का, इसलिए इस 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी अमीर बनने की सनक चढ़ने लगी। सबसे पहले इसने उस रूट से निकलने वाली मालगाड़ियों में से कोयला चुराकर उसको ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। यहाँ से हल्का फुल्का उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसकी नजर असल में कहीं और ही थी। 2 साल के बाद यानी हाई स्कूल के पेपर में वो बच्चा फेल हो जाता है। तब तक उसका बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था और इतनी छोटी सी उम्र में वो जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसने लोगों को किडनैप करना और वसूली का धंधा करना भी शुरू कर दिया था। और इसी साल उस पर मर्डर का पहला चार्ज भी लगा था। एक गरीब घराने में पैदा होने वाला ये 17 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद ही था। 1980s के दौर में इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था और इसका पुलिस से डायरेक्टली 36 का आंकड़ा था और पुलिस इसके और इसके लोगों से बेहद परेशान थी। अतीक अहमद ने शुरुआत में चांद बाबा को ही ज्वाइन किया और यहीं पर रहकर उसने हथियार सप्लाई करना, बम बनाना, एक्सटॉर्शन यानी वसूली वगैरह की टेक्निक भी सीखी थी। अब चूंकि अतीक अहमद को ये बात समझ आ गई थी कि अगर पावर हासिल करना है तो पॉलिटिक्स में कदम जमाने पड़ेंगे, इसलिए उसने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। लेकिन चांद बाबा भी क्योंकि एक पॉलिटिशियन थे, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में ठन गई। अतीक अहमद को उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला जो कि चांद बाबा के खिलाफ थी। यही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन भी चूंकि चांद बाबा और उसकी गैंग से काफी ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वहां भी अतीक अहमद को सपोर्ट मिला। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि जिस इंसान को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में उनके लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला है। 1989 में 26 साल के अतीक अहमद ने आखिरकार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो भी अपने गुरु और दुश्मन चांद बाबा के खिलाफ। आखिरकार अतीक अहमद को यहाँ से जीत मिली और विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले पहले ही चांद बाबा की गोली मारकर बीच बाजार में हत्या कर दी जाती है और इस तरीके से अतीक अहमद के कब्जे में पूरा इलाहाबाद आ जाता है। पावर का ये आलम था कि इलाहाबाद की पश्चिमी सीट जहां से अतीक अहमद खड़ा हुआ करता था, वहां से उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। आखिरकार 1989 से लेकर के 2004 तक अतीक अहमद 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता। यही नहीं बल्कि एक बार वो लोकसभा का भी सांसद रहा। लेकिन अब उसकी नजर इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर थी, जिसकी वजह से उसने अपने सामने आने वाले सारे कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। और फिर 2004 में अतीक अहमद को फूलपुर से लोकसभा का टिकट मिलता है। ये सीट कोई आम सीट नहीं थी बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी यहीं से जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए अतीक अहमद का यहाँ से चुनाव लड़ना और जीत जाना कोई मजाक नहीं था। लोकसभा इलेक्शन जीतते ही अतीक अहमद की विधानसभा वाली सीट खाली हो गई थी, इसलिए वहां पर दोबारा से इलेक्शन हुए। अतीक अहमद ने अपनी जगह अपने छोटे भाई अशरफ को वहां से खड़ा किया, लेकिन वो बसपा के कैंडिडेट यानी राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया और ये हार अतीक अहमद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जिसके बाद राजूपाल पर 2-3 बार गन और बम वगैरह से हमले हुए, लेकिन वो हर बार बच गए। आखिरकार 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर अचानक से हमला होता है। 25-30 लोग आकर के उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में राजूपाल को 7 से 8 गोलियां लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सांसें चल रही थी। किसी तरीके से उनके साथियों ने एक ऑटो पकड़ा जिसमें उनको डाल करके अस्पताल की तरफ ले गए, लेकिन हमलावरों ने अस्पताल तक उनका पीछा किया और ऑटो से निकाल करके दोबारा उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इस तरीके से उनको लगभग 19 से 20 गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से राजूपाल की डेथ हो जाती है। ताकत और रसूख के आसमान पर छाए हुए अतीक अहमद को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि राजूपाल का ये केस उसकी पूरी एम्पायर के डाउनफॉल, यहाँ तक कि उसकी मौत की भी वजह बन जाएगा। अतीक अहमद अपने आप में एक गैंगस्टर या सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक जज भी था।
ये वो इंसान था जिसके पास लोग दूर दराज से अपने झगड़े लेकर आते थे, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो या फिर पैसों का झगड़ा हो, और अतीक अहमद उन झगड़ों को सॉल्व भी करता था और लोग उसके फैसले माना भी करते थे। लेकिन अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि अतीक अहमद मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा और हिंदुओं का दुश्मन था, तो आप गलत है। ये है इलाहाबाद में मुसलमान लड़कियों का एक मदरसा, लेकिन ये जिस जगह पर था ये जगह अतीक अहमद को चाहिए थी, लेकिन मदरसे वाले ये जगह खाली करने पर राजी नहीं थे, जिसकी वजह से अतीक के भाई अशरफ ने मदरसे पर हमला बोला और यहाँ की लड़कियों को मारा पीटा। यही नहीं बल्कि 2 लड़कियां उठाकर भी ले जाई गईं और उनके साथ भी किया गया। बाद में उनको दोबारा से मदरसे में छोड़ दिया गया, लेकिन हमेशा की तरह ये केस भी कोर्ट में बिल्कुल प्रूव नहीं हो पाया। फिर आ जाता है साल 2007 और अब की बार समाजवादी पार्टी की हार हुई और मायावती की सरकार आ जाती है और यहीं से अतीक अहमद का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मायावती ने सरकार बनाते ही अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था और उसके बाद उसको ये खतरा लगने लगा था कि शायद यूपी पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी। इसी डर से अतीक अहमद दिल्ली चला जाता है और वहां पर जाकर खुद से ही सरेंडर कर देता है। हालांकि उसके कुछ सपोर्टर्स अरेस्ट किए जाते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को गिराया जाता है और उसके कुछ बिजनेसेस को भी सीज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक में उसका जो असर और रसूख था वो अब भी बना हुआ था। 2012 का यूपी विधानसभा का इलेक्शन अतीक अहमद ने जेल से ही लड़ा और 2014 का लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज अब उससे दूरी बनाने लगी थी, क्योंकि अब उनको अतीक अहमद में अपना इंटरेस्ट नजर नहीं आता था। और फिर आता है दिसंबर 2016। ये वो दिन था जिसने अतीक अहमद की ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। हुआ यूं था कि इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और कॉलेज स्टाफ ने उनको एग्जाम देने से मना कर दिया। फिर वो लोग अतीक अहमद को अपने साथ लेकर आए और ऑन कैमरा अतीक अहमद ने कॉलेज स्टाफ और कॉलेज टीचर की पिटाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2017 में अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये आखिरी बार था जब अतीक अहमद अरेस्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाया। और फिर आ जाता है साल 2023 और ये साल अतीक अहमद और उसके पूरे साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा मनहूस था। 24 फरवरी 2023 को अतीक के बेटे असद और उसके दोस्तों ने राजू पाल कांड के इकलौते गवाह यानी उमेश पाल को दिन दहाड़े मार दिया था, जिसमें से अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी को 13 अप्रैल 2023 को स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में मार गिराया और ठीक 2 दिन के बाद 15 अप्रैल 2023 को इन दोनों को दफन किया गया। और यही दिन अतीक अहमद की जिंदगी का आखिरी दिन था। रात के 10:30 बज रहे थे। अतीक अहमद को उसके भाई अशरफ के साथ रूटीन चेकअप के लिए इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में लाया गया। मीडिया ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर रखा था और सवालों जवाब ही चल रहे थे। इसी दौरान 5 लोग जो कि फेक मीडिया पर्सन बनकर आए थे और उन लोगों ने अपनी गन्स निकालकर इन दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और तब तक गोली मारते रहे जब तक इन दोनों ने मौके पर दम नहीं तोड़ दिया। वैसे आप अतीक अहमद की पूरी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।